जापान की 2-3 वीडियो अपलोड करने के बाद कि जापान ABC रिजेक्शन की स्टैंप लगा के सर्कल कर देता है। इसका क्या मतलब होता है? अगर वो ए को सर्कल करता है तो इट मीन कि आपको जापान की जो लिस्ट है उसमें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, और अगर वो स्टैंप बी की लगाता है तो इट मीन कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं उसमें से। तो सी की जो स्टैंप होती है, इट मीन जब सी को सर्कल किया जाता है तो आप 6 मंथ तक एटलीस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। मेजर और इंपॉर्टेंटली एक ही चीज होती है कि 6 मंथ ही की ज्यादातर हमें स्टैंप देखने को मिलती है, तो आप अपनी वीजा डेजिग्नेशन को वर्क परमिट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तरीकाकार वही होता है, सिंपल सा तरीकाकार है, सपोज टू बी कि आप हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूं। सर, मुझसे काफ़ी मैसेजेस पे ये बात पूछी जा रही थी जापान की 2-3 वीडियो अपलोड करने के बाद कि जापान ABC रिजेक्शन की स्टैंप लगा के सर्कल कर देता है। इसका क्या मतलब होता है? नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर जापान ने ई वीज़ा लॉन्च कर दिया है, तो क्या ई वीज़ा कर दिया है तो अब वीज़ा अप्रूव रेट अच्छा हो जाएगा, वीज़ा मिलना आसान हो जाएगा? नंबर 3, जापान में जब हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो डिपोर्ट क्यों कर देते हैं? और नंबर 4, जापान में जाके अगर हम अपने वीज़ा को टर्न करना चाहते हैं वर्क वीज़ा में, तो क्या हम इजीली इसको वर्क वीज़ा में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं? चारों टॉपिक्स के ऊपर या सब टॉपिक्स के ऊपर, ये जो मैंने 4th सब टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो लोग भी मेरे पास चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो उसको शेयर भी किया करें उन लोगों तक जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें, डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। अगर आपकी कोई क्यूरी पर्सनल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो करें, मुझे टेक्स्ट मैसेज सेंड करें। आपका टेक्स्ट मैसेज मेरे पास प्राइमरी इसमें शो होगा, और अगर आप मुझे फॉलो किए बगैर मैसेज करते हैं तो आपका जो मैसेज है वो चला जाएगा मेरे पास अनवांटेड या अनरिक्वेस्टेड क्यूरीज में, जिसको सर रिप्लाई करना मेरे लिए क्वाइट डिफिकल्ट। नंबर 1 के ऊपर सर हम जिस चीज़ की डिस्कशन करते हैं वो ये है कि जापान ABC की स्टैंप क्यों लगा देता है जब वीज़ा रिफ्यूज़ करता है। सर, जापान जब वीज़ा रिफ्यूज़ करता है उसमें ABC रिजेक्शन की एक स्टैंप होती है, और अगर वो ए को सर्कल करता है तो इट मीन कि आपको जापान की जो लिस्ट है उसमें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, और अगर वो स्टैंप बी की लगाता है तो इट मीन कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि कोई ब्रैकेट नहीं है टाइम की। आप कल अप्लाई करना चाहें कल अप्लाई कर सकते हैं, आप 2 दिन बाद अप्लाई करना चाहें 2 दिन बाद अप्लाई कर सकते हैं, आप 1 महीने के बाद अप्लाई करना चाहें आप 1 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बी की स्टैंप का ये मतलब होता है। सी की जो स्टैंप होती है, एक्चुअली स्टैंप एक ही होती है ABC, लेकिन सर्कल किया होता है उसमें से। तो सी की जो स्टैंप होती है, इट मीन जब सी को सर्कल किया जाता है तो आप 6 मंथ तक एटलीस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसकी रीज़न क्या है सर, 6 मंथ तक जापान स्टैंप क्यों लगाता है, क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? जो लोग भी टूरिस्ट और विजिट वीज़ा के ऊपर अप्लाई करते हैं उनको 6 मंथ की स्टैंप के साथ ही क्यों किया जाता है कि आप एटलीस्ट 6 मंथ तक अप्लाई नहीं कर सकते? और जो मेजर और इंपॉर्टेंटली एक ही चीज़ होती है कि 6 मंथ ही की ज़्यादातर हमें स्टैंप देखने को मिलती है, जो सी हम कहते हैं। इसकी रीज़न क्या है सर? इसकी ना डिटेल रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखें, किसी भी विद फैक्ट्स एंड फिगर, किसी भी कंट्री में जब आप अप्लाई करते हैं, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है लेकिन आपका वीज़ा फिर भी रिजेक्ट हो गया है, तो वो 6 मंथ का टाइम आपको देता है कि डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं पे कोई एरर्स थे, कोई चीज़ आपकी प्रॉपर्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकी वीज़ा ऑफिसर को, आपके ट्रैवल प्लान में कोई प्रॉब्लम्स थी, या फिर आपने जो होटल बुक किया है या कोई चीज़ ऐसी है जो वेरीफाई नहीं हुई, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा था आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या आपकी कंपनी से रिलेटेड या टैक्स रिटर्न से रिलेटेड या बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने आपको अगेन 6 मंथ का टाइम दिया है कि आप इस चीज़ को रीवेरीफाई करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीफंक्शन करें, अगेन अपनी एप्लीकेशन को हमारे पास लेके आए 6 मंथ तक, तो हम इसको चेक करेंगे। अगर वो चीज़ रिमूव हो चुकी हुई या सेट हो चुकी हुई या प्रॉपर हुई, हम आपको वीज़ा इशू करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सर वो चीज़ जो हो सकता है 2 महीने बाद भी क्लियर हो जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। 2 मंथ के बाद वो चीज़ क्लियर नहीं होती, क्योंकि उसकी जो रीज़न है, मेन रीज़न है वो उसकी जो 2 मंथ के बाद वो क्लियर नहीं होती, वो इस वजह से कि जो 2 to 3 मंथ का टाइम पीरियड होता है वो कहीं पे भी आपकी प्रोफाइल में चेंजेस नहीं कर सकता।
अगर किसी चीज़ में चेंजेस हो सकती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट में अप एंड डाउन हो सकता है। वो भी ये हो सकता है कि कुछ नए पैसे आप ऐड कर सकते हैं या कुछ निकाल सकते हैं। टैक्स रिटर्न जो थी आपकी वो एनुअल होती हैं, वो आप उसमें क्या चेंज करके आप सबमिट करेंगे। अगर आपने पहले नहीं की तो लगाएं, ये एक चेंज हो सकती है। उसके बाद आप अपने ट्रेवल प्लान में चेंजेस कर सकते हैं, जो चीज़ चेंजेस वाली होती हैं। तो 6 मंथ का टाइम ये इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी प्रोफाइल को अगेन मेंटेन करें, दोबारा 6 मंथ के बाद आए। हम लोग ये करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि जी ई वीज़ा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। एग्जैक्टली सर, दिया जा रहा है। वीज़ा रेशो काफ़ी हाई है ई वीज़ा की, लेकिन अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है कि जब आपको ई वीज़ा मिलेगा, आप ई वीज़ा लेके जापान चले जाएंगे तो आपका स्टिकर एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना वो पेस्ट होगा। पहले स्टिकर पेस्ट होता था एम्बेसी में। एक और यहाँ पे भी ये एक चीज़ अच्छी थी और एक चीज़ बुरी भी है। अच्छी चीज़ ये है कि जब आपका स्टिकर एम्बेसी में पेस्ट हो जाता था तो एयरपोर्ट के ऊपर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं डील किया जाता था, क्योंकि ऑलरेडी आपका एम्बेसी में इंटरव्यू हो चुका है। अब आपका है सर ई वीज़ा, एम्बेसी आपने देखी नहीं ना, आपने किसी को फेस किया है, किसी वीज़ा ऑफिसर को फेस किया है। डायरेक्टली आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाके अपना ई वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे सर चांसेस जो है ना वो इस टाइम पे जो देखने में आया है, काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने रिपोर्ट भी कर दिया जिनको उनके प्लान्स में कोई चीज़ नज़र नहीं आई, या जिनको उनकी जो है ना वो रियलिटी नज़र नहीं आई, या जिनको लगा है कि यहाँ पे आके स्किप हो जाएंगे। अब लास्ट पे एक जो चीज़ थी वो ये थी कि वहाँ पे जाके हम वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते। सर बिल्कुल, आप वहाँ पे जाके वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं, और वीज़ा को कन्वर्ट करने का तरीकाकार भी ये है कि आप वहाँ पे चले जाएं, विजिट के ऊपर चले जाएं। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, आपको कोई जॉब ऑफर हो जाती है, आपको कोई काम मिल जाता है, तो आप अपनी वीज़ा डेजिग्नेशन को वर्क परमिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तरीकाकार वही होता है, सिंपल सा तरीकाकार है। सपोज टू बी कि आप किसी वर्कशॉप पे गए हैं और वो गाड़ियों की वर्कशॉप है, उन्होंने आपको जॉब के ऊपर रख लिया है, आपके काम से वो सेटिस्फाई हैं, वो आपको एक ऑफर लेटर दे देंगे और उसके बाद वो एक आपको स्पॉन्सर लेटर भी दे देंगे। ऑफर लेटर वो आपके लिए भी होगा, आपका वीज़ा फाइल करने के लिए भी होगा। जो स्पॉन्सर लेटर देंगे उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होगा कि ये वीज़े को हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं इस बंदे के वर्क परमिट में, वर्क वीज़ा में। इसकी कॉस्ट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जो आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया होता है वो विजिट वीज़ा की कॉस्ट है, और विजिट वीज़ा की कॉस्ट जो कि ना होने के बराबर है। लेकिन जो वर्क परमिट है उसकी जो कॉस्ट है, देयर इज़ अ समथिंग, कि वो आपका स्पॉन्सर ही पे करता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप जापान में प्रॉपरली अपने आप को विद डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्टेबल और कंट्री पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग रहते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप जापान की सिटीज़नशिप भी ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि शादी ही करें तो ही सिटीज़नशिप मिलती है, शादी के अलावा भी जापान की सिटीज़नशिप मिल सकती है अगर आपका स्पॉन्सर आपसे सेटिस्फाई है और वो आपके लिए लेटर लिखता है कि जी मैं इस बंदे को अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, और वो आपकी अपील करता है। 5 ईयर्स के उसने टैक्स रिटर्न आपकी पे की हुई होती हैं, 5 ईयर्स के उसके टैक्स पेड होते हैं, और आप जब सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो जापान सर दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट होल्डिंग कंट्री है। अगर पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में नंबर 1 पे है तो वो सर जापान है। इसलिए जापान के वीज़ा को जब भी आप अप्लाई करते हैं इसको सीरियस पर्सपेक्टिव से देख के अप्लाई किया करें, और जापान कंट्री में जब भी आप जा रहे होते हैं तो इसमें सीरियस ट्रैवल प्लान के साथ जाया करें सर, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा तो वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। यहाँ तक पूछा जाता है कि ये तो चीज़ें नॉर्मल है, किस होटल में स्टे करेंगे, कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल आम सी और नॉर्मल सी होती हैं। जहाँ तक भी आपसे रिक्वायर्ड किया जाता है कि जब आप वापसी पे आएंगे, तो वापस आप एग्ज़िट करने के लिए आएंगे, तो आपने जिन प्लेसेस को विज़िट किया होगा वो रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है कि आप जिन प्लेसेस को विज़िट करने आए थे, जो प्लान में दी हुई थी, आप आया उनको प्रॉपर्ली विज़िट कर सके भी हैं या नहीं कर सके, या क्या इशू था या क्या रीज़न थी। क्योंकि सर हर कंट्री का एक अपना स्टैंडर्ड है, तो जापान को प्रॉपर्ली विज़िट करने से पहले किसी भी कंट्री को इनफैक्ट प्रॉपर्ली स्टडी करें, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान बनाएं, देन हिट करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा सर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।